So good morning plus 2 class. So let's start the next heading. What were the main result? So देखिए, in the previous video I told you about what were the restriction put by the government कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जो थी वो प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स थे या प्राइवेट कंपनियां थी उनके ऊपर लगाई थी, जिसमें लाइसेंस और परमिट प्रणाली भी उनके लिए खड़ी कर दी थी, जो जो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जिसकी वजह से वो कंपटीशन से बाहर हो गए थे और जिस तरह से और डेवलपमेंट बिल्कुल भी देश के अंदर नहीं हो रही थी। सो देखते हैं इसके आगे क्या रिजल्ट निकले, इसके मुख्य क्या परिणाम थे। कहते हैं आज़ाद भारत के सामने 3 मुख्य चुनौतियां थी। इनकी चर्चा यहाँ 3 अध्यायों में की गई है, यानी कि पिछले तीन हमने जो चैप्टर पढ़े हैं उन चैप्टर्स में जो जो भी मेन प्रॉब्लम थी उनको हमने डिस्कस किया। इसमें तीसरी चुनौती सबसे कठिन साबित हुई। नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को देश की आर्थिक विकास और सभी नागरिकों की भलाई के लक्ष्य में आंशिक सफलता मिली। जैसे कि आपको पता है कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश के सामने जो प्रॉब्लम थी उनमें डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए, फिर उसके बाद जो थी देश के अंदर उसको स्मूथ रनिंग चलाने के लिए और सबकी भलाई के काम करने के लिए और देश के अंदर आर्थिक विकास करने की जो थी वो कुछ ऐसी समस्याएं थी जिनको देश ने पूरा करना था। कहते हैं शुरुआती दौर में इस दिशा में बड़े कदम ना उठा पाने की कमी के कारण राजनीतिक समस्या के रूप में आई। असमान विकास से जिनको फ़ायदा पहुंचना था वे जल्दी ही राजनीतिक रूप से ताकतवर हो उठे और इन के कारण सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की दिशा में कदम उठाना और भी मुश्किल हो गया। तो यहाँ क्लियर एक बात जो है वो लिखी हुई है कि असमान विकास से जिनको, तो यहाँ बताने की कोशिश की जा रही कि असमान विकास से जिनको फ़ायदा पहुँचा था, यानी कि अनइक्वालिटी की वजह से जो लोग प्रॉफिट में थे वो जल्दी ही प्रॉफिट के साथ साथ वो पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे। सो नेक्स्ट है बुनियाद। नियोजित विकास की शुरुआती दौर का मूल्यांकन करते समय में इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी, यानी कि हमारे जो आर्थिक विकास हमने किया इन फ्यूचर का जो आर्थिक प्लान, उसके लिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हमने की उसकी जो फाउंडेशन थी वो यहीं से शुरू हुई। भारतीय इतिहास के कुछ सबसे बड़ी विकास परियोजनाएं इसी अवधि में शुरू हुई, जिसमें सिंचाई बिजली उत्पादन के लिए शुरू की गई भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसी विशाल बांध परियोजनाएं शामिल हैं। यानी कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही हम लोगों ने जो था वो भाखड़ा बांध और हीराकुंड जैसे बांध की जो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट थे उसको शुरू किया था इसी समय में। और पब्लिक सेक्टर के अंदर कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ जैसे कि इस्पात संयंत्र, यानी कि जिसको हम आयरन ओर हो गया, ऑयल रिफाइनरीज हो गया, इन चीज़ों को जो था हमने कारखाने, निर्माता इकाइयाँ, रक्षा उत्पादन यानी कि डिफेंस प्रोडक्शन का जो काम जो था इसी अवधि में शुरू कर लिया गया था। इसी दौर में परिवहन और संचार के आधारभूत ढांचों में भी इजाफा हुआ, यानी कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर ही जो था हम लोगों ने कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इस चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। बाद के समय में कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचनाएं भी हुई, यानी कि इन्हीं जो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर बाद में इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर जो था वो एग्रीकल्चर को कहीं अनदेखा किया गया था। फिर भी बाद के समय की आर्थिक समृद्धि यानी कि वही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, इस बुनियाद के बगैर संभव नहीं हो पाती। यानी कि आज की हमारी जो डेवलपमेंट है या आज का हम जो भी डेवलपमेंट एरियाज़ को देख रहे हैं, ये बगैर इन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के या जो स्टार्टिंग के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएट किए गए जो जो भी कदम उठाए गए थे उनके बिना ये संभव नहीं हो पाती। बात करते हैं भूमि सुधार की। क्या है भूमि सुधार? देखिए, लैंड रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं। कहता है जहाँ तक कृषि क्षेत्र का सवाल है, इस अवधि में भूमि सुधार के लिए गंभीर प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास जमींदारी सिस्टम को एंड करना था। यानी कि पुराने समय से हमारे देश में जमींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, गाँव कह लीजिए, कई गाँव के गाँव इनके पास थे और ये
ये कुछ ऐसे लोग जो एग्रीकल्चर के काम में इंटरेस्टेड नहीं थे, ज़मीनें इनके पास थी, तो इस सिस्टम को कैसे धीरे धीरे सॉर्ट आउट किया गया देखते हैं। कहते हैं यह प्रथा अंग्रेजी शासन के ज़माने से चली आ रही थी। इस साहसिक कदम को उठाने से ज़मीन उस वर्ग के हाथ से मुक्त हुई जिसे कृषि में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इन लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसी ज़मीन के ऊपर हमें एग्रीकल्चर की ज़रूरत थी। लेकिन ये लोग सिर्फ अपने निर्वाह के लिए या अपनी ज़रूरतों के लिए ही ज़मीन के ऊपर प्रोडक्शन करते थे, और बाकी ज़मीन के लिए या एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में या एग्रीकल्चर में इनकी कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। इससे राज इससे राजनीति पर दबदबा कायम करने की जमींदारों की क्षमता घटी। अब ज़मीनें उनसे ली गई तो जाहिर सी बात है भी, अगर ज़मीनें उनसे ली गई तो उनका राजनीतिक दबदबा जो था वो भी कम हुआ। ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए, खेती का काम सुविधाजनक हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा। भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशों को थोड़ी कम सफलता मिली। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए थे यदि कोई व्यक्ति कितनी अधिकतम भूमि अपने पास रख सकता है। यानी कि मेन बात यही थी कि कोई व्यक्ति कितनी ज़मीन जो है अपने पास रख सकता है। लेकिन जिसके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस कानूनों को तोड़ खोज लिए थे। यानी कि उन्होंने इन लाज का मतलब है जो इनके लिए कानून बनाए गए थे, उन कानूनों को से कैसे बचा जा सकता है, अपनी ज़मीन को कैसे बचाया जा सकता है, इसके लिए जो थे उन्होंने तोड़ खोज लिए थे। ठीक इसी तरह से जो काश्तकार किसी और की ज़मीन पर बटाई बटाई पर जोत बो रहे थे, यानी कि जो दूसरी ज़मींदारों के या दूसरे लोगों की ज़मीनों को प्लफिंग कर रहे थे या उनके ऊपर हल चला रहे थे, उन्हें भी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई थी। यानी कि उनको भी जो थी वो सिक्योरिटी प्रदान की गई थी। लेकिन इससे कानून पर शायद ही कभी अमल हुआ हो। यानी कि ऐसे जो कानून बनाए गए, ऐसे लाज जो बनाए गए, इनको कभी इनिशिएट नहीं किया गया। और जो था ये यूं ही के यूं ही धरे रह गए। चलिए आगे देखते हैं। कृषि की बेहतर और खेती हर जनता की भलाई से जुड़ी इन नीतियों को ठीक ठीक और कारगर तरीके से अमल में ला पाना आसान नहीं था। यानी कि जो भी कानून बनाए गए उन कानूनों को इनिशिएट करना कोई आसान काम नहीं था। ऐसा तभी हो सकता था जब ग्रामीण भूमिहीन जनता लाभमंद हो सके। लेकिन भूस्वामी बहुत ही ताकतवर थे, यानी कि जिनके पास ज़मीनें थी वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। अभी आपको पीछे बताया कि मैंने, वो ना केवल इकोनॉमिकली डेवलप थे और पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। इसका राजनीतिक रसूख भी था। इस वजह से भूमि सुधार में अनेक प्रस्ताव या तो कानून का रूप नहीं ले सके या कानून बनने पर महज कागजों की शोभा बढ़ाते रहे। यानी कि बहुत सारे ऐसे लाज तो बने, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ महज कागजों के अंदर बने, उनको इनिशिएट नहीं किया गया, उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया। इससे पता चलता है कि आर्थिक नीति किसी समाज की वास्तविक राजनीति स्थिति का ही अंग होती है। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो होती है वो किसी न किसी समाज की रियलिटी और राजनीतिक स्थिति का ही एक अंग होती है। इससे यह भी जाहिर होता है शिस्त नेताओं की भला मानस सहित के बावजूद प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग ही हमेशा नीति और निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारागार नियंत्रण रखता है। यानी कि यहाँ सीधे से ये बताना चाह रहा है कि जो नेता लोग, जो शीर्ष नेता लोग जो होते हैं, यानी कि जो काफ़ी पावर में हो या काफ़ी ऊंचे पद पे बैठे हो, कि ये नेताओं की भला मानस के बावजूद, यानी कि उनके भलाई के बावजूद भी जो है वो बता रहे प्रभुत्व संपन्न सामाजिक वर्ग, जो हमारा सोशल क्लास है या सोशल वर्ग है, ही हमेशा नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन पर अपना कारगर नियंत्रण रखता है। आगे देखते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ अ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। ये इस अगला हमारा जो टॉपिक है देखते हैं। हरित क्रांति आप जानते हैं कि 1966 और 70, यानी कि 60s to 17 का जो दौर था, भारत में खाद्यान्न की कमी थी और इस खाद्यान्न की कमी को के लिए हम लोग जो थे वो दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड थे और हमें अपने देश में सेल्फ प्रोडक्शन करनी थी। और इस सेल्फ प्रोडक्शन जो थी वो इस हरित क्रांति के द्वारा ही हम कर पाए। तो देखते हैं क्या था ये।
कहता है खाद्यान्न संकट की इस हालात में देश पर बाहरी दबाव पड़ने की आशंका बढ़ गई थी। यानी कि हमारे देश में जब फूड क्राइसिस हुआ तो हम लोग जो थे वो दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड हो गए थे। भारत विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भर हो चला था। यानी कि हम लोग जो भी थे, अनाज भी हम लोग दूसरे देशों से हमारे देश में इंपोर्ट कर रहे थे, खासकर संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसकी एवज में भारत पर अपनी आर्थिक नीतियों को बदलने के लिए जोर डाला। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थे उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए इसके ऊपर जोर डाला। सरकार ने खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कृषि की एक नई रणनीति अपनाई। जो इलाके अथवा किसान खेती के मामले से पिछड़े हुए थे, शुरू शुरू में सरकार ने उनको ज़्यादा सहायता देने की नीति अपनाई। यानी कि ऐसे एरियाज जो खेती के मामले में पिछड़ चुके थे या पिछड़े हुए थे, उनको सरकार ने सहायता देने की नीति अपनाई। इस नीति को छोड़ दिया गया। सरकार ने अब उन इलाकों पर ज़्यादा संसाधन लगाने का फैसला किया जहाँ सिंचाई सुविधा मौजूद थी। यानी कि अब ये डिसाइड किया गया था कि ऐसे एरिया डिसाइड किए जाएंगे जहाँ पर जो रिसोर्सेज लगाने के लिए ऑलरेडी जो थी वो फैसिलिटीज़ हो। यानी कि अगर कोई भी रिसोर्सेज लगाने हैं और वहाँ अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ या इरिगेशन के जो फैसिलिटी मौजूद थी, और जहाँ के किसान समृद्ध थे, यानी कि वहाँ के फार्मर जो है वो भी इकोनॉमिकली प्रॉस्पर हों। दूसरी बात, इस नीति के पक्ष में दलील यह दी गई थी जो पहले से ही सक्षम हैं वे कम समय में उत्पादन को तेज रफ्तार से बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। सरकार ने उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, कीटनाशक और बेहतर सिंचाई, या हम बात करें कि बेस्ट क्वालिटीज़ ऑफ सीड्स हो गया, उर्वरक की हम बात करें तो मैन्योर हो गई, कीटनाशक, वीडिसाइड और बेटर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बड़े अनुदानित मूल्य पर मुहैया कराना शुरू कर दिया। सरकार ने इस बात की भी गारंटी दी कि उपज को एक निर्धारित मूल्य पर खरीद लिया जाएगा। यानी कि वट एवर प्रोडक्शन जो होगी उसको एक फिक्स प्राइस के ऊपर जो है गवर्नमेंट के द्वारा खरीद लिया जाएगा। यही उस परिघटना की शुरुआत थी जिसे हरित क्रांति किया जाता है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यही ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग थी। इस प्रक्रिया में धनी किसान और बड़े भूस्वामियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। यानी कि जो बड़े लैंडलॉर्ड थे उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हरित क्रांति से खेती हर पैदावार में सामान्य किस्म का इजाफा हुआ, ज़्यादातर गेहूँ, और देश में खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। बहरहाल इससे समाज के विभिन्न वर्गों और देश के अलग अलग इलाकों के बीच ध्रुवीकरण तेज हुआ। अब ध्रुवीकरण की बात हो रही है, अभी देश के अलग अलग इलाके जो थे वो उसमें इकट्ठे हुए, एक हुए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे, प्लीज़ अंडरलाइन कर लीजिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही तीन इलाके हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से ये तीनों एरिया जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर हुए। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे इलाके कृषि के लिहाज से समृद्ध हो गए, जबकि बाकी इलाके खेती के मामले में पिछड़ रहे थे। हरित क्रांति के दो और प्रभाव हुए। पहला असर तो यह हुआ कि गरीब किसानों और भूस्वामियों के बीच का अंतर मुखर हो गया। यानी कि अगर हम बात करें तो गरीब किसानों और जो भूस्वामी थे, यानी कि जिनके पास बहुत ज़मीनें थी, के बीच का अंतर जो था वो सामने आ गया। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में वामपंथी संगठनों के लिए गरीब किसानों को लाभबंद करने के लिहाज से अनुकूल स्थिति पैदा होगी। अब ये वामपंथी जो लोग थे, यानी कि वामपंथी जो संगठन थे, ऑर्गेनाइजेशन थे, ये हमेशा ही गरीब किसानों के फेवर में रहे हैं और उनके लिए अनुकूल स्थिति जो थी इनके मन में, या उनके लिए कह सकते हो कि आप उनके मन में जो था वो इनको लाभ पहुंचाने की बात थी। दूसरे, हरित क्रांति के कारण कृषि में मझोले दर्जे के किसान, यानी कि मध्यम श्रेणी के भूस्वामित्व वाले किसानों का भी उभार हुआ। यानी कि हम मिडल फार्मर्स कह सकते हैं, मिडिल लेवल्स के जो फार्मर थे वो भी सामने आए। इन्हें बदलावों से फ़ायदा हुआ था और देश के अनेक हिस्सों में ये प्रभावशाली बनकर उभरे थे। यानी कि देश के अनेक हिस्सों में ये लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर सामने आए थे। बाद के बदलावों की बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि बाद के समय में क्या बदलाव आए। कहते हैं 1960 के दशक के अंत में भारत के आर्थिक विकास की कथा ने एक नया मोड़ लिया। यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उसमें एक नया चेंज आता है। और क्या था, कहते हैं नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस प्रणाली संकट से घिरने लगी थी। आप जानते हैं कि उत्तराधिकारी को लेकर या द नेक्स्ट सक्सेसर के लिए जो था वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी नेहरू की डेथ के बाद। इंदिरा गांधी जन नेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला लिया, यहाँ इंदिरा गांधी लिखा हुआ है लेकिन आपको मैं क्लियर कर दूं कि नेहरू की मृत्यु के बाद
देश में लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो उनके सक्सेसर बने थे। और उनके बाद, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो उनकी भी जल्दी ही डेथ हो गई थी, तकरीबन 1.5-2 साल में उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद जो थी वो इंदिरा गांधी एक जन नेता बनकर उभरी थी। तो कह रहे हैं इंदिरा गांधी एक जन नेता बनकर उभरी। उन्होंने फैसला लिया कि अर्थव्यवस्था के नियंत्रण और निर्देशन में राज्य की बड़ी भूमिका होगी, यानी कि एक राज्य जो होगा वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा देश के डायरेक्शन के लिए। 1967 के बाद की अवधि में निजी क्षेत्र के उद्योगों में और बाधाएं आयत हुई, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है अभी 1960 के बाद के टाइम पीरियड में जो प्राइवेट सेक्टर था और प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री थी उनके ऊपर कुछ और पाबंदियाँ लगाई गई। 14 जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको नेशनलाइजेशन का दर्जा दे दिया गया था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था। सरकार ने गरीबों की भलाई के लिए अनेक कार्यक्रम की घोषणा की, यानी कि बहुत सारे ऐसे प्लान जो थे वो इनिशिएट किए गए, बहुत सारे ऐसे प्लान बनाए गए जिसके के अंदर पुअर लोगों की जो थी वो हेल्प करने की घोषणा की गई थी। इन परिवर्तनों के साथ ही सरकार का विचारात्मक रुझान समाजवादी नीतियों की तरफ बढ़ा, यानी कि सोशलिस्ट पॉलिसीज़ की तरफ सरकार का ध्यान बढ़ा। इन बदलावों को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में गर्मागर्म बहसें चली। विशेषज्ञों के बीच भी सरकार की नीतियों पर जोरदार बहसें चली। बहरहाल सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में सहमति बनी, ज़्यादा दिनों तक कायम नहीं रही। वो बता रहे हैं अभी जो सरकारी नियंत्रण वाली अर्थव्यवस्था के पक्ष में बनी सहमति जो थी, यानी कि एवरीथिंग विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, भी ऐसी व्यवस्था जो थी वो ज़्यादा समय तक कायम नहीं रही। नियोजन का काम तो जारी रहा लेकिन इसके महत्व में कमी आई, यानी कि प्लानिंग सिस्टम जो था जो हमने अडॉप्ट किया था अभी, व्हाट ए गवर्नमेंट विल डू इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में गवर्नमेंट क्या करेगी, वो क्या प्लानिंग की जाएगी, इसका सिस्टम तो जारी रहा लेकिन इसके इनिशिएशन में, जिसको हम बोलते हैं अभी, इसको एग्जीक्यूट करने में जो थी वो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। 1950 से 1980 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 3 से 3.5% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ी, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या अर्थव्यवस्था जो थी, इकोनॉमी जो थी, उसकी स्पीड जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी। सार्वजनिक क्षेत्रों के कुछ उद्यमों में भ्रष्टाचार और अकुशलता का जोर बढ़ा, यानी कि अगर हम यहाँ बात करते हैं कि किस तरह से करप्शन का बोलबाला जो था वो बहुत ज़्यादा था। नौकरशाही भी आर्थिक विकास में ज़्यादा सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पा रही थी। ब्यूरोक्रेसी जिसको बोलते हैं वो भी कोई यहाँ सरकार के हित के लिए काम कर रही है, सरकार के लिए कोई पॉजिटिव रोल प्ले कर रही हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। सार्वजनिक क्षेत्र अथवा नौकरशाही के प्रति शुरू शुरू में लोगों का गहरा विश्वास था, यानी कि पब्लिक सेक्टर की बात करें या ब्यूरोक्रेसी के बात करें, ब्यूरोक्रेट्स की तरफ बात करें, तो लोगों में उनके प्रति गहरा विश्वास था। लेकिन बदलते हुए माहौल में यह विश्वास भी टूट गया। जनता का भरोसा टूटते देख नीति निर्माताओं ने 1980 के बाद दशक के बाद से अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम कर दिया, यानी कि 1980 के दशक के बाद से अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका जो थी वो थोड़ी कम कर दी। इस बदलाव के बारे में हम आगे देखते हैं। और यहाँ आप एक कार्टून देख सकते हैं किस तरह से लिखा हुआ है, और यहाँ जो वादे किए जा रहे हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी ही हम भुखमरी और अभाव से पार पा लेंगे, इस बीच थोड़े चने चबाने का काम कीजिए। तो ये नेताओं के द्वारा दिए गए सजेशन है या नेताओं के द्वारा किए गए वायदे हैं जो आम जनता को दिए जा रहे थे, क्योंकि वो एक दौर था जब हम लोग जो थे अनाज भी दूसरे देशों से खरीद रहे थे और एक दूसरे देशों की वजह से हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर जो थी वो हमें बदलाव करने पड़े थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं ये और हमारे यहाँ नेता लोग जो है वो किस तरह से आप देख सकते हो कार्टून के अंदर आश्वासन देते हुए। तो वन ऑफ द टॉपिक जो है वो भी रहता है, वो हम बात करते हैं। ये देखिए, दिस इज़ कॉल्ड द वाइट रेवोल्यूशन। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। हमारा लास्ट टॉपिक है अटली बटली डिलीशियस का जुमला कहता आपने ज़रूर पढ़ा और सुना होगा। वह खुशगवार तस्वीर भी देखी होगी जिसमें एक छोटी सी बच्ची हाथ में मक्खन का लगा टोस्ट होता है। जी हाँ, हम अमूल के विज्ञापन की बात कर रहे हैं। अमूल जिसके बारे में आप जानते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अमूल के उत्पादों के पीछे सहकारी डेयरी फार्मिंग की एक पूरी खता छुपी हुई है।
कोऑपरेटिव सिस्टम जिसको बोलते हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम का एक पूरी की पूरी जो है वो कहानी छुपी हुई है बता रहे हैं। मिल्क मैन ऑफ द इंडिया, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, हु इज़ नोन एज द मिल्क मैन ऑफ द इंडिया, और हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर वर्गीज़ कुरियन, ये अंडरलाइन कर लीजिए यहाँ, कि मशहूर वर्गीज़ कुरियन ने गुजरात सहकारी दुग्ध एवं विपणन संघ के विकास तथा केंद्रीय भूमिका निभाई और अमूल की शुरुआत की। तो कहते हैं उन्होंने गुजरात से सहकारी दुग्ध परिसंघ की विकास कथा में केंद्रीय भूमिका निभाई, यानी कि जो सारा क्रेडिट जाता है भारत में वाइट रेवोल्यूशन के लिए वो वर्गीज़ कुरियन को ही जाता है। गुजरात का एक शहर है आणंद। सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन अमूल के इसी शहर में कायम है। इसमें गुजरात के 25 लाख दूध उत्पादक जुड़े हुए हैं, यानी कि अगर हम बात करें तो इस सहकारी दुग्ध उत्पादन से गुजरात के अंदर तकरीबन 25 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हैं। दूध उत्पादक मतलब जो मिल्क की प्रोडक्शन का काम करते हैं। ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन के लिहाज से अमूल का नाम, यह एक सहकारी आंदोलन आपने अपने आप में एक अनूठा और कारगर मॉडल है, यानी कि अपने आप में एक बहुत ही बेजोड़ तरीका है। इस मॉडल के विस्तार से श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, और मैं आपको बता चुका हूँ तो दिस इज़ नोन एज द वाइट रेवोल्यूशन। 1970 में ऑपरेशन फ्लड के नाम से, इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दिस थिंग लेड टू बी ए ऑपरेशन फ्लड। कहते हैं ऑपरेशन फ्लड के नाम से ये मॉडल है। इस मॉडल के विस्तार में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत सहकारी दूध उत्पादकों को उत्पादन और विपणन के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया है। ऑपरेशन फ्लड सिर्फ डेयरी कार्यक्रम नहीं था, इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था, यानी कि ये सिर्फ एक डेयरी प्रोडक्ट का काम शुरू नहीं किया गया था, इस काम में डेयरी के काम को विकास के एक माध्यम के रूप में अपनाया गया था, यानी कि देश के डेवलपमेंट के साथ इसे अडॉप्ट किया गया था। ग्रामीण लोगों में रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके, यानी कि ग्रामीण लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उनकी गरीबी को दूर किया जा सके और उनकी आमदनी बढ़े, यानी कि उनकी अर्निंग जो है वो ज़्यादा हो सके तथा गरीबी दूर हो सके। सहकारी दूध उत्पादकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी बढ़ी है। महिला डेयरी के जमातों में भी इजाफा हुआ है, यानी कि इससे महिलाओं को भी काम मिला है। महिलाओं ने जो है इनमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया है और घर में आमदनी के सोर्स बढ़ते हैं, तो वो सिर्फ आमदनी के सोर्स नहीं बढ़ते, देश में भी डेवलपमेंट होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से एक भारत में श्वेत क्रांति हुई, मिल्क और मिल्क प्रोडक्शन जो थी वो बढ़ी देश में। सो आपने इसको बड़े अच्छे से प्रिपेयर करना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज टू टॉपिक्स आर देयर, वन इज़ द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड second is white revolution. These both of these topics are overall, the full chapter is very very important, लेकिन ये जो कुछ क्वेश्चंस है ये आपको शॉर्ट में कभी जो है वो पूछे जा सकते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ प्रिपेयर दीज टॉपिक्स एंड this is all about the end of the chapter. After that, if any query is there, then you can talk to me, you can make a call to me. Thank you, have a nice day.